बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज अफावान। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने नॉन करंट एसेट को हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था। हमने कुछ डेप्रिसिएशन के हवाले से पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो नॉर्मली हम ये पढ़ेंगे कि फिक्स एसेट का जो ट्रीटमेंट है, नॉन करंट एसेट का बेसिक जो ट्रीटमेंट है उसको किस तरीके से अकाउंटिंग में जो है वो ट्रीट किया जाता है, जिसमें हमने कहा था कि नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। एक्सेप्ट लैंड। लैंड को हम यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि लैंड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अदर देन लैंड जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, मेन मेथड्स हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस। और स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा था कि एनुअली अगर कोई कंपनी अपनी एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है थ्रू अ स्ट्रेट लाइन मेथड तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेगी। उसका भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा था। और फिर उसके बाद अगर वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अगर कंपनी जाती है और वो अपने एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाह रही होती है तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेगी। तो ये थोड़ी सी समरी थी हमारी लास्ट क्लास की, ठीक है। लास्ट क्लास की हमारी ये समरी थी। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, देखो, एक सिनेरियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली हमारी क्लास पूरी की पूरी डेडिकेटेड होगी डिस्पोजल ऑफ एसिड पे। डिस्पोजल ऑफ एसिड को हम लोगों ने आज जो है वो सीखना है कि डिस्पोजल ऑफ एसिड क्या होता है। देखो, डिस्पोजल ऑफ एसिड में आपके पास तीन कंडीशंस होती है नॉर्मली कि आप अपने एसिड को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हो। आपके पास एक ऑप्शन ये होता है, या तो आप उसको स्क्रैप कर दो, मतलब कि आप उसको उठाकर फेंक दो। एक कंडीशन ये होती है, यानी कि आप उसको क्या कर दो, स्क्रैप कर दो, उठाकर फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी आपकी, जैसे घर का फर्नीचर वगैरह नॉर्मली ऐसा होता है कि वो कहीं सेल नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, जला देते हैं या फेंक देते हैं। ठीक। तो एक कंडीशन ये होती है कि हम एसिड को या तो डिस्कार्ड कर देते हैं। कंडीशन वन क्या है कि हम एसिड को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड ऑफ एसिड। सेकंड कंडीशन ये होती है कि हम एसेट को सेल कर देते हैं। ये भी हो सकता है कि हम या तो एसेट को डिस्कार्ड करें, अगर या मार्केट में अगर वो सेल आउट हो रहा है तो फिर हम उसको डिस्कार्ड क्यों करेंगे, फिर हम उसको सेल करेंगे। ठीक है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनीज अपग्रेडेशन की तरफ जा रही होती है, तो फिर कंपनी ये कहती है कि चलो हम एसेट को सेल करने के बजाय हम उसको एक्सचेंज कर दें विद द सिमिलर टाइप ऑफ एसेट। ठीक है। एक ओल्ड मोबाइल फोन में दे करके एक नया मोबाइल फोन ले लूं, तो इसको मैं कहता हूँ एक्सचेंज ऑफ एसेट। ठीक है, कि अपना एक एसेट देकर उसकी जगह पर एक दूसरा जो न्यू एसेट है वो ले लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं अपना ओल्ड एसेट दे रहा होता हूँ तो जब उसके बदले में एक नया एसेट आ रहा होता है तो बीच में कहीं कंसिडरेशन के अंदर मुझे पर कैश पेमेंट भी जो है वो पे करना पड़ती है। तो थर्ड जो कंडीशन आती है वो आती है एक्सचेंज ऑफ एसेट। कि आप एसेट को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये तीनों कंडीशंस आपके सिलेबस का पार्ट है कि आप एसेट को या तो डिस्कार्ड करोगे, या तो आप एसेट को सेल करोगे, या फिर आप अपने एसेट को क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे विद द सिमिलर टाइप ऑफ एसेट। ठीक है। तो हमने इसका ट्रीटमेंट जो है वो आज सीखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। पेपर में रैपिडली आ रहा होता है, बहुत दफा पूछा गया एग्जामिनर में। जब भी आप नॉन करंट एसेट का पास पेपर्स गो थ्रू करोगे ना, तो वहां पर आपको हर क्वेश्चन के अंदर डिस्पोजल ऑफ एसेट लाजमी नजर आएगी। अगर नॉन करंट एसेट से कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर को ये लाजमी टेस्ट करता है कि आप एसेट को क्या कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो।
या सेल कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो ठीक है। है वो हम लोगों ने समझनी है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, अब सुनो, जैसे लेट सपोज एक सिनेरियो में क्रिएट करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं अभी। एक एग्जांपल के थ्रू हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलकर फिर हम अपने पास पेपर्स की तरफ जाएंगे, ताकि आपकी एक बेस लाइन क्लियर हो जाएगी, आपको आपको बेसिक सारी समझ में आ जाएंगी। तो फिर हम अपने पास पेपर्स की तरफ जाएंगे और फिर पास पेपर्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ठीक है। सपोज करो कि आप एक एसेट को परचेज कर रहे हो, एग्जांपल लेता हूं मैं। Jan 1 2016 के अंदर आपने एसेट को क्या किया है, परचेज किया है। तो ये मैंने आपको बताई परचेजिंग डेट। अच्छा, उस एसेट की जो कॉस्ट थी, वो सपोज कर लो कि वो $1 लाख है। ठीक है, उस एसेट की जो कॉस्ट है वो सपोज कर लो कि वो हमारे पास जो है वो $1 लाख। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो उसके ऊपर जो कंपनी मेथड यूज करेगी, कंपनी जो मेथड फॉलो कर रही है वो कर रही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हम सपोज कर लेते हैं कि दैट इज 10%। 10% जो है वो हमारे डेप्रिसिएशन का क्या है, रेट है। क्योंकि आपको सब बच्चों को पता है कि डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करते हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, तो वहां पर आपको डेप्रिसिएशन के रेट की जरूरत होती है। तो डेप्रिसिएशन रेट दे दिया 10%। ठीक है। अच्छा, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, ईयर एंड जो होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, वो आप सपोज कर लो कि जनवरी से लेकर के December 31 तक। ठीक है, ये कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर है। कंपनी कैलेंडर ईयर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई टू जून होता है, यानी जुलाई 1 को स्टार्ट होता है, अगले साल जून में जाकर के एंड हो जाता है। हर कंपनीज का ये, यहाँ पर कोई आपके पास लिमिटेशंस नहीं है। पाकिस्तान में क्योंकि बजट जो है वो हमारे पास जून में अनाउंस किया जाता है, इस वजह से हम लोग जो है वो जुलाई को कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने शुरू, मतलब जुलाई से लेकर जून तक की अपनी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाती है। क्योंकि उसके बाद जो है वो जून में एक नया बजट आ जाता है, फिर आप उसके अंदर कुछ नई बिजनेस पॉलिसीज होती हैं तो आपको वो अडॉप्ट करनी होती है। तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी मुल्क के ही ईयर को फॉलो कर रही होती है, कंट्री के ही ईयर को फॉलो कर रही होती है, और अपना जो ईयर एंड करती है वो June 30 को करती है। पाकिस्तान में ये होता है। हमने ये एज्यूम किया कि हमारी जो कंपनी है, ठीक है, और उसका जो ईयर एंड हो रहा है वो December 31 पे हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हुआ ये कि आपने क्या किया, एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि आपने सेल कर दिया एसेट को। और आपके एसेट की जो सेल्स वैल्यू है, आपके एसेट की जो सेल्स वैल्यू है वो है, सपोज कर लेते हैं कि आपके एसेट की जो सेल्स वैल्यू है वो है 70,000 और आपने अपने एसेट को कब सेल किया, आपने अपने एसेट को सेल किया सपोज कर लो June 30 2017 में, यानी कि अगले साल जाकर के आपने अपने एसेट को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है June 30 2017 में। और 2017 के अंदर जब नेक्स्ट ईयर आया उसमें आपने एसेट को अपना पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया है, आपने मिड ऑफ द ईयर आपने उस एसेट को क्या कर दिया, सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो आज की क्लास में हम लोगों ने समझना है। अच्छा, ट्रीटमेंट समझना है। और अब एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो मेथड को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने डिमिनिशिंग से करवा दिया तो वो आपसे स्ट्रेट लाइन से कह सकता है, स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन निकालो। तो मेथड चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी मेथोलॉजी मेथड जो भी मेथड है ना, आपका जो भी मेथड है वो सारा का सारा सेम।
अगर आप स्ट्रेट लाइन से करो या आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करो, आप कोई भी मेथड यूज करो, मेथड पूरा का पूरा सेम रहेगा। बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफरेंस करनी पड़ेंगी, डिमिनिशिंग से अलग करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन से अलग करनी पड़ेगी। पर मैं दोनों से कोशिश करूंगा कि करवा पाऊं। सिनेरियो समझ में आया कि जनवरी 1 2016 में वी आर गोइंग टू परचेज एसेट ऑन एट अ कॉस्ट ऑफ $1 लाख, ठीक है। कंपनी यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10%, एंड कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन December 31 ईच ईयर, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपनी ने 2017 के अंदर June 30 को एसेट को सेल कर दिया है, और कितने का सेल किया है, $70,000। ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हुआ? जी। ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं 2016 के अंदर, 2016 के अंदर तो सर हमारे एसेट का, हम एसेट को सेल नहीं कर रहे हैं, तो आपका एसेट जो है वो कहाँ कहाँ रिपोर्ट होगा, इसके एक्सट्रैक्ट आपके कहाँ कहाँ बनेंगे 2016 के, वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। मतलब कहाँ कहाँ पर वो चीजें जो है वो रिपोर्ट होंगी एसेट से रिलेटेड। पहले तो ये देखो, अब मेथड है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 2016 से मैं वर्किंग करूंगा। और एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब भी डिस्पोजल का क्वेश्चन आए ना एग्जामिनर, एग्जाम में जब भी डिस्पोजल का क्वेश्चन आए, आपने एक काम लाजमी कर लेना है सबसे पहले, कि जिस तारीख को, जिस डेट पर आपने एसेट को परचेज किया, और जिस डेट पर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो इस पूरे टाइम पीरियड का आपके पास डेप्रिसिएशन होना जरूरी है। आपके पास डेप्रिसिएशन होना जरूरी है। आपके पास डेप्रिसिएशन होना जरूरी है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं है, आप वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर जहां पर भी ठीक है। आपको डिस्पोज ऑफ का क्वेश्चन आ रहा हो, डिस्पोजल का क्वेश्चन आ रहा हो, तो आपने सबसे पहले देखना है कि एसिड परचेज कब किया है। एसिड सर हमने 2016 में परचेज किया है। कब परचेज किया है सर, हमने जनवरी 1 को परचेज किया है। आपने एसिड को डिस्पोज ऑफ कब किया है सर, हमने एसिड को June 30 2017 के अंदर, 2017 के अंदर डिस्पोज ऑफ किया है। तो भाई यहां से लेकर के यहां तक का आपका जितना भी डेप्रिसिएशन है, आपको वो मस्ट 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 कैलकुलेट करना। विदाउट डेप्रिसिएशन आप आगे वर्किंग कर ही नहीं सकते। तो पहले आपको ये जो है वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग, अब मैं भी डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूँ। तो मेथड कौन सा हमारे पास, डिमिनिशिंग बैलेंस में। अच्छा भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, कि पर ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation मल्टीप्लाई बाय रेट। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो है वो फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ चुके। अब सर हमें जो डेप्रिसिएशन निकालना है, वो पहले तो 2016 का निकालना है, फिर उसके बाद सर हम 2017 का निकालेंगे, क्योंकि आपने अभी बताया कि परचेजिंग डेट से लेकर के डिस्पोजल तक का डेप्रिसिएशन आपके पास होना चाहिए। तो इट मींस कि 2016 का भी हमारे पास डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और 2017 का भी हमारे पास डेप्रिसिएशन होना चाहिए। अच्छा, 2016 के अंदर आपने कॉस्ट लिख दी, आपकी कॉस्ट है $1 लाख। $1 लाख आपने अपने एसेट की कॉस्ट लिखी, माइनस किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पहले साल आपका एक्यूमुलेटेड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि
पहले साल तो आपने एसेट को खरीदा है तो पिछला कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, एक्यूमुलेटेड होता है, पिछला जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन है वो लिखा जाता है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवा देते हो रेट के साथ। रेट आपके पास जो था वो 10% था, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 किया, तो 2016 का जो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया वो आ गया 9,000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? जी ठीक है। अच्छा, अब हम आए 2017 के अंदर। 2017 के अंदर अब जरा फोकस कीजिएगा, अब जरा फोकस कीजिएगा, अब यहाँ पे आपका आपका फोकस चाहिए मुझे। 2017 के अंदर एसेट को मैं सेल कर रहा हूँ, एसेट को मैं सेल कर रहा हूँ 2017 के अंदर। तो अब मैं अगर डेप्रिसिएशन निकालता हूँ तो सर आपने लिखा था कॉस्ट, कॉस्ट लिख दी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों का जितना भी है। तो सर पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 9,000 है, वो आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया 2017 का। लेकिन अब एक और चीज यहाँ पर समझ में आती है, ये चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सर हमने जो एसेट को सेल कर रहे हैं ना, हम जो एसेट को सेल कर रहे हैं वो एसेट को सेल कर रहे हैं जून 30 2017 के अंदर। सर हम एसेट को जो सेल कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं जून 30 2017 के अंदर। सर 2017 में 2017 में मैंने अपने एसेट को पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपने एसेट को पूरा साल यूज नहीं किया है। तो जब मैंने अपने एसेट को पूरा साल यूज नहीं किया है तो मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेकर भी नहीं जा सकता। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपको बताता है पर ईयर डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन 2017 के अंदर आपने एसेट को पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, आपने 2017 में सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स अपने एसेट को यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स अपने एसेट को यूज किया है। जनवरी से लेकर के जून तक काउंट कर लो कितने महीने बनते हैं, कितने मंथ्स बनते हैं, सिर्फ 6 मंथ बनते हैं। बात क्लियर हो रही? जी। तो जब 6 मंथ्स बनते हैं तो डेप्रिसिएशन भी मैं 6 मंथ्स का ही लेके जा सकता हूं, मैं पूरे साल का नहीं लेके जा सकता। अब जब मैं पूरे साल का नहीं लेके जा सकता, हाँ। 6 मंथ्स का मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो अब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा कि सर ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय यानी सिक्स फिफ्टी ओवर परसेंट ट्वेल्व माइनस करेंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, पहले तो 10,000 आ रहा था, 1 मिनट को मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी खुद से की थी ना, हाँ, कैलकुलेटर ये से की टेन थी। थाउजेंड आ रहा था, ये मैं तो टेन बता रहा थाउजेंड हूँ। है। अच्छा, अब ये 10,000 माइनस होगा यहाँ पर। तो अब ये जो माइनस करोगे तो आपका 90,000, 90,000 का 9,000, 9,000 का हाफ किया तो 4,500 आ रहा है। जी, $4,500। ठीक है जी, 4,500 ये आपके एसेट का क्या है डेप्रिसिएशन 2017। ये बात क्लियर है? अगर इसमें हमारे साथ पास अभी तो 6 महीने आए हैं ना, क्या इस तरह आ सकता है कि उसमें 8 महीने भी हो, तीन बिल्कुल महीने भी हो, तो बिल्कुल फिर सेम बिल्कुल वर्किंग करनी है? बिल्कुल, वो मंथ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे 6 मंथ। ऐसा भी हो सकता है, लेट सपोज अगर आपको बताएं कि आप एसिड को सेल कर रहे हो September 30 को, तो फिर आप 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेके जाओगे, तो फिर 9/12 कर दोगे। और पर ईयर एक साल से तो ज्यादा नहीं हो सकता ना? हाँ नहीं ना, वैसी बात है, ये भाई है यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, एक ठीक है। साल के अंदर 1 साल ही इस्तेमाल करोगे ना, आप 1 साल से ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जी जी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो हाँ, सर जिस, क्लियर है। हाँ जिस तारीख को हमारा डिस्पोजल हो रहा है तो वहां तक का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आपके पास एसेट है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन किस बात, डेप्रिसिएशन जी। निकलता किसका है? सर डेप्रिसिएशन निकलता है जो आपके एसेट का। पास एसेट मौजूद है उसका निकलता है। तो सर आखिरी के 6 महीने तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं हमारे पास, जब एसेट है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, अगर एसेट इस्तेमाल नहीं हुआ है तो क्या डिप्रिसिएशन निकालना है फिर? बिल्कुल, जब एसेट ही नहीं है तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा? क्लियर है? क्लियर है। ठीक है जी, गुड हो गया।
अच्छा, ये तो हमने यहाँ तक की डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब जरा देखो डिस्पोजल पे मैं आ रहा हूँ। इससे पहले इसके कुछ फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। 2016 में जब आप दिसंबर 31 को अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करोगे, और जब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे 2016 के अंदर, तो आप क्या क्या चीजें रिपोर्ट करोगे, क्या क्या चीजें रिपोर्ट करोगे। देखो, 2016 में एक बात याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी देख लो। डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आपका कहाँ हिट करता है, आपकी इनकम स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, या इनकम जी स्टेटमेंट की बात। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट को क्या करता है, हिट करता है। तो फिर आप इसकी हाँ एंट्री जो बनाते हो, इसकी जो एंट्री बनाते हो वो आप एंट्री बनाते हो इनकम स्टेटमेंट डेबिट। अगर मैं 2016 की बात करता हूँ, 2016 के अंदर अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, अगर मैं 2016 की वर्किंग कर रहा हूँ, तो सर मैं अपने पास जर्नल जर्नल में जो इसकी एंट्री बनाऊंगा ना, वो मैं ये बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करूंगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करूँ। ये एंट्री बनेगी 2016 में, कब, दिसंबर 31। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट ये करूंगा और प्रोविजन फॉर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसका क्या मतलब है? हाँ, अब इसके ऊपर भी आते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं, इसके ऊपर भी। बस 2 मिनट के लिए होल्ड करो, ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। इनकम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सर इनकम स्टेटमेंट तो बेसिकली क्या क्या है, हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है। तो मतलब ये डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंस अकाउंट है जो कि हिट कर रहा है कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। इस वजह से हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, इस क्वेश्चन को बस 2 मिनट के लिए होल्ड करना, आगे चल के खुद ब खुद इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी बस अभी के लिए बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, क्रेडिट। अमाउंट जो है वो आपका 2016 का कितना डेप्रिसिएशन था, 10,000 था। तो $10,000 जी से आप क्या करोगे, एंट्री बनाओगे, $10,000 से आप क्या करोगे, एंट्री। ये तो हमने अभी सिंपल सी एंट्री की है। अब जरा वो देखो, इसका जब एक्सट्रैक्ट जाएगा ना, इसका जब एक्सट्रैक्ट जाएगा, जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इस जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सर आप एक एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। कि इनकम स्टेटमेंट में जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको कहाँ लेके जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट पे। तो सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कहाँ रिपोर्ट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कितने से, 10,000 से। एक इसका फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट ये हो गया। दूसरा जो फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट है ना, जो आपने बात मुझसे पूछी है, वही बात मैं क्लियर करने चाह रहा हूँ। वो है आपका बैलेंस शीट का इम्पैक्ट। वो क्या है आपका बैलेंस शीट का इम्पैक्ट। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर हम सर एसेट्स को रिपोर्ट करते हैं हमारे, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट्स है, तो सर ये हमारे फिक्स एसेट की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन ये बैलेंस एसेट्स को। शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, ये एक ही चीज है? दोबारा पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट ये एक ही जी चीज है? बिल्कुल एक ही बात होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हो या स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का हो, एक ही बात, ठीक है। मैं लिख भी दे, जिसमें वो स्टेटमेंट नॉन ऑफ, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी सब बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल
पोजीशन, यहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल वर्थ निकालते हो। यहाँ पर आप अपने एसेट्स को, याद होगा कि करंट एसेट्स हो गए और नॉन करंट एसेट्स हो गए, हम वहां पे रिपोर्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। तो अब जो ये हमारा एसेट है ना, ये एसेट हमारा नॉन करंट एसेट की कैटेगरी के अंदर लाई करेगा। और नॉन करंट एसेट में हम सपोज कर लो ये जो वर्किंग कर रहे हैं, हम इक्विपमेंट की वर्किंग कर रहे हैं, तो ये इक्विपमेंट के नाम से जाएगा। जी। इक्विपमेंट है कितने का सर? $1 लाख का। 1 लाख का। इसमें से आप लेस करवाओगे, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू कम हुई है कितने से? 10,000 से। तो फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो, वो लेस कर देते हो कितने से? 10,000 से। तो जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आपके एसेट की जो नेट वर्थ शो होती है, वो होती है कितने से? वो होती है 90,000 से। इसको आप कैरिंग वैल्यू भी कहते हो। सही सही सही। अब मैं मतलब इसको कि जो समझ गया। एक्चुअल में जो हम अपने एसेट को जिस वैल्यू से दिखाएंगे, वो वैल्यू, उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब सर मसला ये आ रहा है, अभी तक आपने मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या? सर अगर मेनली कंसेप्ट देखें ना, मेनली कंसेप्ट देखें, तो सर डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। हमारे एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। तो सर हमें जो एंट्री बनानी चाहिए थी ना, सर हमें एंट्री बनानी चाहिए थी, हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो सर हमें इक्विपमेंट को क्रेडिट करना था। हमें इक्विपमेंट को क्रेडिट करना था। लेकिन आपने क्या किया है? आपने देखो, अंडरस्टैंडिंग तो यही हो रही है कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। जब एसेट की वैल्यू जी कम होगी तो हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन आपने क्या किया है? इक्विपमेंट की जगह आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया है, 10,000 से क्रेडिट किया है ना। ये बात क्लियर हो रही हाँ। है आपको? ये बात क्लियर है? नहीं, इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी जी, पूछिए पूछिए। देखिए, उधर आपने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। जी जी जी। फिर आपने फिर इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया, फिर इक्विपमेंट को क्रेडिट किया। हाँ, मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में तो एंट्री ये बनती है, लेकिन सेंस हमारी क्या कहती है कि एंट्री ये बननी चाहिए, जी है ना। ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये राइट एंट्री है, ये राइट एंट्री है। एक्चुअल में अकाउंटिंग के अंदर एंट्री ये बनती है। इनकम स्टेटमेंट को आप क्या करते हो? डेबिट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करते हो? क्रेडिट। ठीक है। लेकिन सर जो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस वो कह रही है कि आपको एंट्री ये बनानी चाहिए थी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। आपने इक्विपमेंट की जगह क्या लिख दिया है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही है। जी। हाँ। अब सुनो, अब जरा आओ मेथड की तरफ। मेथड में जो ये रेट था, बेटा ये जो रेट था, ये रेट होता है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि हमें कंफर्म नहीं है, एस्टिमेटेड बात हो रही है, एस्टिमेटेड बात हो रही है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हमने एक रेट निकाल लिया, एस्टिमेटेड रेट डेप्रिसिएशन का, जो कि कितना था? 10%। तो यहां पर आपको अकाउंटिंग ये कहती है, यहां पर आपको अकाउंटिंग ये कहती है, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए, आप एसेट को क्रेडिट नहीं कर सकते। आप एसेट को क्रेडिट नहीं, ये तो आपके हिसाब से वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है ना। एक्चुअल में जब मार्केट के अंदर जाओगे सेल करने के लिए, तब देखा जाएगा ना कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी कम हुई है। ये तो अभी आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो? एक एस्टिमेटेड रेट अप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि आप इक्विपमेंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस कि आपने जो रेट अप्लाई किया है वो एस्टिमेटेड रेट अप्लाई किया है। कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर दो,
वहां पर हर जगह जो रेट अप्लाई हो रहा होता है वो एस्टिमेटेड रेट होता है, हमें कंफर्म नहीं पता होता। हम तो एक कमरे में बैठ करके क्या कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बाहर मार्केट के अंदर नेट वैल्यू तो बाहर एक्चुअल में मार्केट के अंदर पता लगेगी ना कि क्या है। तो इस वजह से जी। अकाउंटिंग में कहती है कि आप इक्विपमेंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, बल्कि आप इक्विपमेंट की जगह एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करोगे, जिसको नाम दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। और उस इक्विपमेंट की हाँ जगह जब भी आपने क्रेडिट करना होगा, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करो। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। रीजन क्या था, ठीक देखो है। वैसे तो एक्चुअल में क्रेडिट इक्विपमेंट होना था। हाँ। जो बात बनती है वो इक्विपमेंट है, क्योंकि वैल्यू किसकी, एसेट की कम हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस जी। रीजन कि हमें एसेट को नहीं, हमें एस्टिमेटेड रेट अप्लाई कर रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं पता कि एसेट की वैल्यू कितनी कम होगी या एसेट की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। कंफर्म ही नहीं है हमें। हम तो जब कंपनी डेप्रिसिएशन निकाल रही होती है तो वो मार्केट में जाके सर्वे थोड़ी करती है, वो तो एक कमरे में बैठ के डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करती है। तो एक्चुअल कंडीशन तो उसको नहीं पता होती ना कि आपके एसेट की नेट वर्थ क्या है। तो वो एक एस्टिमेटेड रेट अप्लाई कर रही होती है। तो इस वजह से कंफर्म नहीं होता तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हो, आप इक्विपमेंट को क्रेडिट नहीं करते हो या उस एसेट को क्रेडिट नहीं करते हो। हाँ, जब आपको एक्चुअल में पता लगता है, जब आपको एक्चुअल में कंफर्म हो जाता है कि भाई आपका एसेट इतने से कम हुआ है, तो फिर आप एसेट को क्रेडिट करते हो। वो कब क्रेडिट करते हो आगे चल के मैं बताऊं। फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनेगा। जब भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, आपने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देना है। अगर कोई पूछे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि सर जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे एस्टिमेटेड मेथड है, हमें कंफर्म नहीं पता कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना है। उसकी वजह से अकाउंटिंग हमें मना करती है, जब तक कंफर्म बात ना पता हो तो आप एसेट को क्रेडिट ऐसे नहीं कर सकते हो। आपने उसकी जगह पर एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करना होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, और उसको आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है जी, जी। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ, देखो इसके एक्सट्रैक्ट भी हमने सीख लिए 2016 के अंदर। जब हम इस एसेट को रिपोर्ट करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो कैसे रिपोर्ट करेंगे, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस $10,000 से चला जाएगा। या जब हम इसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो कैसे रिपोर्ट होगा, सर वो इक्विपमेंट लिखेंगे, इक्विपमेंट में से उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है वो माइनस कर देंगे, और जो हमारे एसेट की नेटवर्थ होगी वो चली जाएगी 90,000। अगर जब हम इसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस सेक्शन में, जी तो जी। हम क्या डेप्रिसिएशन को सिर्फ करेंगे ना, बिल्कुल एसेट को तो नहीं बिल्कुल, फिर हम करेंगे? उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से डिनोट करेंगे। बिल्कुल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है ठीक है। और आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने ना ये एंट्रीज मुझे बतानी है, डेबिट क्रेडिट, इसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है ठीक है। अभी क्लियर हो गया आपको ये जो मैंने एंट्री जी। लिखवाई? जी, अभी तो क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है। देखो, एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसेट डिक्रीज होता है तो वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से एसेट डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। और एसेट की ही जगह पर हमने क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है। और जब भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, देखो एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है आपका, डेप्रिसिएशन आ रहा है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आप उसको रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड। और जब एक्सपेंस कम होता है तो फिर हम क्रेडिट साइड वो पे रिकॉर्ड क्रेडिट करेंगे। साइड, बिल्कुल वो क्रेडिट साइड पे जाता है। एक्सपेंस डिक्रीज होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये कहते हैं ना, एक्सपेंस और एसेट्स सेम नेचर के होते हैं। जब इंक्रीज होंगे तो आप उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, और जब डिक्रीज होंगे तो आप उनको क्रेडिट साइड पे। ठीक है ठीक है। और ये करंट और नॉन करंट जो लाइबिलिटीज होती है वो भी हमारे एक्सपेंस होती है ना? नहीं, लाइबिलिटीज एक अलग चीज है, ठीक है। लाइबिलिटीज एक अलग चीज है। लाइबिलिटी तो आपकी एक समझ लो कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, वो आपको पैसे देने हैं। मतलब पैसे देने हो, आपने लोन लिया हुआ है, तो ये आपकी एक लाइबिलिटी होती है। उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आपने कोई खर्चा किया होता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने परचेजेस किए,
और ऑन अकाउंट कर दिए, ऑन क्रेडिट कर दिए, उधार पे कर दिए आपने परचेजेस, तो परचेज आपका एक खर्चा है, एक्सपेंस है, वो आपका इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होगा, डेबिट साइड पे जाएगा। साथ में एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं की हुई। जी। मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको लिखवा दूंगा, और ना मैं बकायदा तौर पे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इनिशियली बेसिक चीजें ये सारी एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, और इनका अकाउंटिंग जी। ट्रीटमेंट क्या होता है, ये मैं लिखवा देता हूँ आपको क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। ओके। ओके, ठीक थैंक है, यू। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनका ये होता क्या है, ये होती क्या चीज है, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कब इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं ठीक है, आपको बता ठीक दूं। है। अच्छा जी सर, ये तो हमने 2016 का ट्रीटमेंट जो है वो सीख लिया, आपने समझा दिया, हमें समझ में आ गया। अच्छा, अगर लेट सपोज, अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ। तो ठीक है, जी, मैं कह रहा हूँ इसको आपने इरेज किया। ठीक है, मैं समझ रहा था आप इन नीचे वालों को भी इसलिए इरेज पूरा कर रहे हो। पूरा तो रेस नहीं कर रहा, जो जो प्रॉपर वर्किंग है वो तो वैसे ही रहेगी, बस जो एग्जांपल देने के लिए मैं चीजें समझा रहा हूँ उनको मैं रेस कर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये फिर मैं कॉपी में नोट करता हाँ हूँ ना, ये तो इस वजह नोट से। कर लो कि इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अब सर आ जाए 2016 के बाद 2017 में। अब आ जाए 2017 में, अब 2017 के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब जरा देखो, छोटी सी वर्किंग करो। 2017 के अंदर क्या होगा, एसेट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। डेप्रिसिएशन आया आपका 4500 का, जो आपने इस्तेमाल यहाँ तक किया वहां तक का। तो 2017 के अंदर जो इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो नहीं बनेगी। उसका ठीक है। रीजन ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है कि सर हम एसेट को रिपोर्ट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारी दिसंबर 31 को बनेगी, दिसंबर 31 तक हमारे पास एसेट ही नहीं होगा, हमने एसेट को सेल कर दिया होगा। हाँ। जी जी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एसेट ही हमारे पास से जा चुका है, अल्लाह हाफिज हो गया उसका। हाँ, हाँ, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2017 की, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा, और वो किस अमाउंट से जाएगा, 4500 से। वो भी 6 महीनों का आएगा। जी, 4500 से, ठीक है। तो जब दिसंबर 31 को, जब 2017 के अंदर अगर हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वहां पर हम अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कितने से रिपोर्ट करेंगे, 10,000 से रिपोर्ट करेंगे, सॉरी 4500 से हम रिपोर्ट करेंगे, अगर हम टू थाउजेंड जी। सेवन ठीक है। आप एंट्री बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट 4500 से, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट फोर ये थाउजेंड एंट्री हम बनाते किस चीज के लिए है? ये देखिए, कोई भी चीज हो अकाउंटिंग के अंदर, कोई भी ट्रांजेक्शन है, आपने रिकॉर्ड तो करना है, ताकि उसके एक्सट्रैक्ट आप दिखा सको अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जैसे हमने 2016 में बनाई एंट्री, एंट्री बनेगी तो वो आगे लेजर्स के अंदर जाएगी, जब वो लेजर्स में जाएगी तो वहां से ट्रायल बैलेंस में जाएगी, जब ट्रायल बैलेंस में जाएगी तो फिर ट्रायल बैलेंस से हम अमाउंट उठाएंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना। हाँ, ठीक है, ठीक। और ये लेजर जो है, ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से एक अलग चीज है? जी, देखिए एक पूरी चेन चलती है ना। क्या होता है कि ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होती है, ये क्या है, रिकॉर्डिंग का एक प्रोसीजर है। फिर रिकॉर्ड होने के हाँ। बाद वो जाती है कहाँ पर, लेजर के अंदर। लेजर के बाद वो कहाँ जाती है, ट्रायल बैलेंस में।
फिर ट्रायल बैलेंस से वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है, इनकम स्टेटमेंट्स में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये और रिकॉर्डिंग इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि आपने रिकॉर्ड करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा, तो वो इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर वो ठीक है एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि इसके फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट दिखाओ, तो वो ये नीचे इनकम स्टेटमेंट में इस तरीके से शो होगा, बैलेंस शीट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इस तरह से शो होगा। ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आओ, अब हम बात कर रहे हैं डिस्पोजल के ऊपर कि हमने एसिड को क्या किया है, डिस्पोज किया है, और यहाँ पर जो हम कंडीशन पढ़ रहे हैं वो सेल वाली पढ़ रहे हैं। और एसिड को जो हाँ वो सर हमने शेयर सेल वाले। किया था, सेल जो किया था वो $70,000 का सेल किया था। ठीक है, अब इसका ठीक है ट्रीटमेंट क्या होता है ये देख लो सर। एक छोटी सी आपको वर्किंग करनी है, एक छोटी सी आपको वर्किंग करनी होगी, साइड पेज पे रफ वर्क पे आप वर्किंग कर लेना। आप कैलकुलेशन कर लेना एसिड को जब आप सेल कर रहे हो। अब जब आप सेल कर रहे हो तो उस एसेट को सेल करने पर आपको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, जो आप एसेट सेल कर रहे हो उस एसेट को सेल करने पर आपको लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। ठीक है, उसकी आपने क्या करनी है, वर्किंग करनी है, गेन और लॉस की वर्किंग करनी है। और फिर उसकी जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में लेजर भी बनाना सिखाऊंगा। पहले मैं ठीक। गेन और लॉस की एक वर्किंग कर रहा हूँ कि जो मैं एसेट को सेल कर रहा हूँ, तो उस सेल करते वक्त मुझे लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। एसिड की जो कॉस्ट थी सर वो थी $1 लाख। 1 लाख हमारे एसिड की कॉस्ट थी। अच्छा, जो एसिड की कॉस्ट है उसमें से आप जितना भी आपका डेप्रिसिएशन है ना जो अब तक हो चुका है सेलिंग डेट तक का, जितना भी डेप्रिसिएशन है वो आप माइनस कर दो, क्योंकि वो तो आपके हिसाब से वैल्यूज की क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो वो आप उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जितना भी है ये माइनस कर दो। क्योंकि आपकी आपकी नजर में आपके एसेट की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है, तो जितना भी हो चुका है वो कितना हो चुका है, 10,000 एक 2016 का था, और 4,500 2017 का था। इट मींस कि 14,500 से हमारा डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये आप माइनस करो। माइनस करोगे तो आपके पास आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके हिसाब से आपके एसेट की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है। जी। आप जो कह रहे हो, जो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आप अपने एसेट की वैल्यू को शो कर रहे हो वो कितने से शो कर रहे हो, वो हो जाएगा 85,500। ये बात क्लियर है। जी क्लियर है। अब जो ये मार्केट में सेल कर रहे हो वो कितने का सेल हो रहा है, 70,000। 70,000 का। तो ये आपके एसेट की क्या होगी, सेल्स वैल्यू 70,000। इट मीन्स कि आपको सीधा सीधा 15,500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपके आपके सामने आपके एसेट की वैल्यू $85,500 है, लेकिन जब आप उसको मार्केट में जी। सेल करने जा रहे हो तो वो कितने का सेल हो रहा है, 70,000 का। तो फिर सीधा सीधा आपको क्या जी। हो रहा है, लॉस हो रहा है। बात क्लियर हाँ है, बात क्लियर है। क्लियर है। ठीक है जी, ये सर हमें बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, अब सर होगा क्या, अब इसी को मैं जर्नलाइज करने जा रहा हूँ, इसकी मैं अकाउंटिंग एंट्री बनाने जा रहा हूँ कि सर इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी दो एंट्रीज बनेगी, इसकी दो एंट्रीज बनेगी। एक तो जिस भी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, उस एसेट को एक डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करो टेम्परेरी तौर पे, और उस एसेट को आप डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्लोज कर दो। मतलब आप एंट्री बनाओ पहले तो, जून 30 पे आप एंट्री बनाओगे 2017 में। आप क्या करो, एक डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करो और एसेट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, यानी कि इक्विपमेंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो।
इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी थी सर? $1 लाख थी। $1 लाख से मैंने एक डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट किया और उस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर मैंने इक्विपमेंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये पहली एंट्री बन गया कि आपने क्या किया है कि आपने आपने डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करके उस इक्विपमेंट को जिसको आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहां तक बात क्लियर? क्लियर है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी जल्दी, कि जब आप एसेट को सेल कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है आपके पास? अगर आप क्या? एसेट, क्या आ रहा है? आप बताए वापस क्या? जैसे अगर मार्केट में आप कोई चीज सेल करने जाते हो तो आपके पास क्या आता है? या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट और लॉस नहीं, सीधा सीधा आपकी आपकी जेब में क्या आता है? पैसा। पैसा, कैश आता है। सीधी सीधी सी बात है ना? जब भी मैं कैश आता है मार्केट में जी। कोई चीज बेचूंगा तो क्या होगा, सेल करूंगा तो क्या होगा, या तो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कैश आएगा जी। या फिर मेरे हाथ में कैश आएगा। दोनों में से सिनेरियो ये होगा, मैं उसको अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा तो आप बैंक अकाउंट के अंदर मेरे पास कैश आ जाएगा। यानी कि सर इस डिस्पोजल की वजह से हो ये रहा है कि मेरे पास बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक को डेबिट हाँ। कर दो। ठीक है, बैंक को क्या कर दो, डेबिट कर दो। अच्छा, कितने पैसे आ रहे हैं सर? जितने का मैंने सेल किया है। कितने का सेल किया आपने सर? मैंने $70,000 का सेल किया है। तो सर $70,000 से मेरे बैंक अकाउंट में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। बैंक को डेबिट कर दूंगा ठीक है। और डिस्पोजल को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा $70,000। एक काम मैंने ये कर दिया। अच्छा, इधर हम इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे डिस्पोजल की जगह? दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे हो? डिस्पोजल की जगह हम क्या इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे? नहीं देखो, इक्विपमेंट आपने पहले ही क्लोज कर दिया है, उसकी कहानी आपने खत्म कर दी ऊपर पहली एंट्री में। आपने इक्विपमेंट अच्छा। की जगह एक डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट किया और इक्विपमेंट को आप पहले ही क्रेडिट कर चुके हो। फर्स्ट एंट्री में आपने इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। 1 लाख का ही आपका इक्विपमेंट था ना, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, उसको क्लोज कर दिया आपने। ठीक है। अब उसकी जगह आपने डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट किया। तो अब आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है अब आप ट्रीट कर रहे हो उसके अंदर डिस्पोजल अकाउंट। इक्विपमेंट को आप पहले से ही डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। बार बार इक्विपमेंट को क्रेडिट करना बेहतर नहीं है। अकाउंटिंग ये कह रही है कि आप एक उसकी जगह डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर दो और इक्विपमेंट को उसके अंदर क्लोज करके खत्म कर दो एकदम साइड में। अब आपके पास जो अच्छा। पैसे आ रहे हैं, बैंक को डेबिट करो, डिस्पोजल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बात क्लियर? नहीं, इधर हम बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे। आप बेच रहे हो तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? नहीं तो वो जैसे बैंक में तो जब पैसा आता है तो उधर तो मैसेज करते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड दिस क्रेडिट अमाउंट। योर अकाउंट। हाँ बिल्कुल, वो बैंक आपको बताता है कि आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम जो अपने पास एंट्री पास करते हैं वो ये करते हैं कि बैंक को डेबिट करते हैं। बैंक क्या है, एसेट। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा। वो बैंकिंग की अकाउंटिंग है। वो बैंकिंग की अकाउंटिंग अच्छा। क्यों है, ऐसा क्या रीजन है, वो हम रिकंसिलिएशन का चैप्टर एक पढ़ेंगे तो उसमें आपको खुद ब खुद क्लियर होगा कि बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा होता है। वो बैंक अपने पास रिकॉर्ड मैनेज कर रहा हो तो वो आपको बताता है कि मैंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब आपको ये बात पता लगती है ना तो फिर आप अपने पास बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, आप अपने पास बैंक अकाउंट को डेबिट करते अच्छा। हो। जी, वो बैंक अपने पास रिकॉर्डिंग जब कर रहा होता है ना, वो एक अलग अकाउंटिंग है। वो मैं आपको रिकंसिलिएशन जब हमारे पास आएगा ना, हमारा एक टॉपिक है ये बैंक रिकंसिलिएशन, तो उसको मैं उसमें ठीक है। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि बैंक जब क्रेडिट कर रहा होता है हम क्या अपने पास कर रहे होते हैं, डेबिट कर रहे होते ठीक है। हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या है, एक एसेट है। एसेट जब ठीक है। इंक्रीज होता है तो कहाँ जाता है, डेबिट साइड। डेबिट साइड पे। बात क्लियर हो गई? क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी बात सर, हमें हुआ था लॉस। ये आपने वर्किंग की है, हमें क्या हुआ था, लॉस। लॉस लॉस। की नेचर भी आप क्या समझ लो, एक्सपेंस की तरह है।
हाँ। तो ये लॉस कहाँ रिपोर्ट होगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। एसेट जी। को सेल करने पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इस लॉस। लॉस को आप कहाँ रिपोर्ट करोगे? इनकम स्टेटमेंट में 15,500 से। तो जी। इस लॉस की एंट्री बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, 15,500 से, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि लॉस क्यों हो रहा है? एक्सपेंस डिस्पोजल की जब वजह बढ़ता से। है तो वो भी पे हम डेबिट करते हैं। जी बोलिए, दोबारा बोलिए। कह रहे हो एक्सपेंस जब बढ़ता है वो भी हम डेबिट करते हैं। बिल्कुल डेबिट। देखो ऊपर क्या हुआ था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, इनकम स्टेटमेंट को मैंने क्या किया था? डेबिट किया था। जी। यहां पर भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। ठीक है। 2016 के अंदर भी हमारे पास एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आया था। एक्सपेंस कोई भी होगा, जब वो बढ़ेगा तो वो डेबिट साइड पे जाए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है और जी। अगर इधर हमें प्रॉफिट होता तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर प्रॉफिट होता तो फिर सर हम एंट्री बनाते, डिस्पोजल को डेबिट करते, और इनकम स्टेटमेंट को हम क्या करते? क्रेडिट। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। और ये डीआर सीआर लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। नहीं, ये तो आपको पेपर में पैटर्न बना के दे रहे होते हैं ना। हाँ वो तो फिर होता है। ठीक है। वो ठीक तो है। एक शीट होती है ना, पूरी आपको गिवन होती है, तो आप उसी, ये तो मैं आपको प्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने इसको डेबिट किया और उसको क्रेडिट। हाँ ओके ओके ओके। क्लियर है बात? क्लियर है। अच्छा देखो सर, अब देखो एक चीज, सर एसेट था, क्लोज हो गया डिस्पोजल के अंदर, ऊपर हमने एंट्री बनाई है। फिर सर उसके बदले में जी। कैश आया बैंक के अंदर, बैंक को भी डेबिट कर दिया, डिस्पोजल को क्रेडिट कर दिया, वो वाली कहानी भी हो गई। सर फिर एसेट को सेल करते वक्त लॉस हुआ, उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली हमने। अब कोई चीज एसेट से रिलेटेड रह गई है हमारे पास, अब कोई चीज एसेट से रिलेटेड हमारे पास रह गई है? नहीं। रह गई। एक चीज रह गई सर। क्या सर है? ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप हर साल रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हो, ये भी तो रह गया। हाँ ठीक। ठीक है। एसेट आपने परचेज किया, आपने एसेट को डेबिट किया था। जब परचेज करते हो तो एसेट डेबिट होता है। एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो आपने एसेट को क्रेडिट कर दिया। एसेट की आपने कहानी क्या कर दी है? खत्म कर दी। फिर साथ में हुआ ये कि बैंक में हमारे पास कैश आया, बैंक को भी हमने डेबिट कर दिया है। फिर साथ में हुआ ये कि हमें लॉस हुआ तो हमने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। लेकिन सर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका भी तो सर कुछ करें। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसका भी तो आपको कुछ करना होगा। अगर आप इसको कुछ नहीं करेंगे, अगर आप इसको कुछ नहीं करेंगे, तो सर ये ऐसे का ऐसा ही हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है। नहीं तो एक जो हमारे पास 6 महीनों वाला था वो तो हमने उधर लिख लिया, उसकी एंट्री बना ली। एंट्री तो अब बना ये लिया, 10,000 वो वाला बाकी रिकॉर्ड है। हो चुका है। अब वो रिकॉर्ड जब हो गया है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा होगा? इम्पैक्ट कहाँ आ रहा होगा अभी बताओ? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा, जी। माइनस के अंदर। बिल्कुल। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। जैसे देखो ये रिकॉर्ड किया था, इसका इम्पैक्ट आया है यहाँ पे। अब ये भी तो रिकॉर्ड किया हुआ है। जी। तो ओवरऑल हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंपैक्ट आएगा ना? कितने से इंपैक्ट आएगा? 14,500 से। जी पहले वो फोर्टीन ऑलरेडी थाउजेंड टेन फाइव हंड्रेड थाउजेंड है, 4,500 और आ चुका है। तो ओवरऑल जो टोटल हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आ रहा होगा, वो कितने से आ रहा होगा? 14,500 से। 14,500 से। इक्विपमेंट का तो इंपैक्ट नहीं आएगा, वो तो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है, क्लोज हो चुका है, उसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। लेकिन सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की स्टोरी अभी तक आपने क्लोज नहीं की है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की स्टोरी आपने अभी तक क्लोज नहीं की है। तो बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी एसिड डिस्पोज ऑफ करोगे, जब भी एसिड डिस्पोज ऑफ करोगे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जाएंगी। अब जैसे कि ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, वो भी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जाएगा। देखो अब ये हर दफा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है।
जी। तो अब जब ये क्लोज होगा तो ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 14,500 से, क्योंकि ऑलरेडी पहले 10,000 था, 4,000 अब हो गया जी जी। 14,500 से। और डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ये 14,500। इसलिए हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को इस वजह नहीं, एक्सपेंस तो अब बढ़ ही नहीं रहा ना, एक्सपेंस तो बढ़ रहा था वो तो ये था, और जो हाँ। एक्सपेंस बढ़ रहा था वो ये था। अब एसेट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है वो क्लोज हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। अब देखो, ये क्रेडिट हुआ था 10,500 से, 10,000 से, और ये दोबारा क्रेडिट हुआ था 4,500 से। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 14,500 से। तो डेबिट और क्रेडिट ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, जीरो। अच्छा। इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया ना। ऑलरेडी आपके पास कितना था, 14,500 क्रेडिट साइड पे रखा हुआ था। अगर मैं इसको क्लोज ना करता तो मेरी कहाँ जाता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट करता वो। एसिड है नहीं, उसका डेप्रिसिएशन में कैसे दिखा सकता हूँ। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, डिस्पोजल में क्लोज कर दूंगा। अब जरा सुनो एक मेरी बात सुनो, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो। डिस्पोजल अकाउंट जी। टोटल मैंने कितने से डेबिट किया है, 1 लाख। 1 लाख से। और टोटल डिस्पोजल अकाउंट मैंने कितने से क्रेडिट किया है, 70,000 ये, 70 से। 15,500 ये, और 14,500 ये। टोटल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट मैंने कितना कर दिया, 4 बार। हो गया 1 लाख से तीन। क्रेडिट। जी। 1 लाख से हो गया। क्रेडिट, तो वो जितने से डेबिट किया था मैंने, वापस उतने से मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कहानी खत्म। डिस्पोजल अकाउंट की भी स्टोरी खत्म हो गई, इक्विपमेंट की भी स्टोरी खत्म हो गई, नहीं, बैंक में पैसा इधर आ रहा है। आपने इधर आपने इसलिए इस एंट्री को चेंज किया ताकि हम उसको क्लोज करें। नहीं देखो, अगर मैं ये लास्ट एंट्री ना बनाता ना, उसके दो इम्पैक्ट आते। एक तो डिस्पोजल अकाउंट 14,500 से मिसमैच होता, ठीक है। और ठीक है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे रिफ्लेक्ट करता। अगर ठीक मैं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट के अंदर मैं क्लोज ना करूं, तो इसका इम्पैक्ट कहां जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जाता है हमारा कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। अब जब वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाएगा, डेप्रिसिएशन शो हो रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे, एसेट है नहीं, एसेट बिक चुका है, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन शो हो रहा है, तो गलत बनेगी ना आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इधर सिर्फ आप मसला एंट्री का है। एंट्री आपने क्यों चेंज की? इस कौन सी यूनिट मैंने चेंज की, ये लास्ट वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऊपर जो है वो इनकम स्टेटमेंट डेबिट है। इधर आपने इसको डेबिट किया हुआ है, उधर क्रेडिट है। अब मैं खत्म कर रहा हूँ ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, जो मैंने टेम्परेरी अकाउंट, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये टेम्परेरी तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट क्यों कर रहे थे, क्रेडिट असल में किसको करना चाहिए था, इक्विपमेंट को। एसेट को, इक्विपमेंट को क्रेडिट करना चाहिए था। हमने किसको क्रेडिट किया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि हमारा रेट क्या है, एस्टिमेटेड है, डेप्रिसिएशन का हमें कंफर्म नहीं पता। मैंने फिर आपको ये बात भी बताई थी, ये टेम्परेरी तौर पे, ये टेम्परेरी तौर पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जिस दिन मुझे एक्चुअल पता लगा ना, जिस दिन मुझे एक्चुअल पता लगा कि मेरे एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो आप, हाँ, अभी हमें इधर पता चल गया कि एसेट की वैल्यू कम हो गई कम ना, हुई है आज तो तो इसको आपके हमने पास से क्लोज एसेट किया। चला गया। आज आपको पता लग रहा है आपके एसेट की वैल्यू कितनी है, 70,000। जी। तो आज वो अच्छा दिन अच्छा अच्छा, है, वो हमने टेम्परेरी बनाई थी, ठीक है ठीक है। बिल्कुल। जब तक हमें एक्चुअल नहीं पता था, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किए जा रहे थे। जहां हमें एक्चुअल में पता लगा, हमने देखो इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। और ये हम सब सब में ऐसा करेंगे, जब हमें वैल्यू नहीं पता होगी तो हम एक टेम्परेरी में बनाएंगे, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे।
लास्ट में हमें पता चल जाता है तो फिर उसको क्लोज बिल्कुल, कर लेंगे। उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब आपको एक्चुअल में पता लग गया है, तो अब आप एसेट को क्रेडिट करो, और जितना आपने ठीक है। प्रोविजन बनाया है ना पिछले सालों में, उसको उठाकर आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। टोटल को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये ठीक हमें होगा, कब समझ गया। कंफर्म पता लगेगा, जब आप एसिड को क्या करने जा रहे होगे, डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो। एक्चुअल में तब आपको पता लगेगा जब आप मार्केट में निकलोगे। और मार्केट में जी। कब निकलोगे, जब आप एसिड को क्या करने जा रहे होगे, सेल करोगे बेच। या सेल। एक्सचेंज करोगे, तब जाके आपको अपने एक्चुअल की एसिड की एक्चुअल कंडीशन के बारे में पता लगेगा। तो जब तक ये जी डिस्पोज ठीक है। ऑफ नहीं होता तब तक प्रोविजन रिकॉर्ड होता है। जैसे ही डिस्पोज ऑफ होता है, जैसे ही डिस्पोज ऑफ होता है, तो हम प्रोविजन को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्लियर हो गया, कैसी रही क्लास हाँ, आज की। क्लियर। क्लियर हो गया, जबरदस्त। मजा आ गया, ठीक है। जी बिल्कुल जबरदस्त क्लास है आज। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन की एक दफा प्रैक्टिस कर लेना, इसी क्वेश्चन की एक दफा प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन वो जो आपका मसला एक आ रहा है ना, उसका बेसिक का, एसेट लायबिलिटीज रेवेन्यू कैपिटल, ये चीजें है जी क्या जी जी और जी। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो उसके लिए ना मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूँ कल, ताकि ना हम उस पर। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँ। जी, आप मुझे इसका शेयर करें, मैं नोट करता हूँ इसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। भाई, आज के ओ। लिए इतना काफी है। जी बिल्कुल। ओ- ख्याल ओके। रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह थैंक हाफिज। यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।